आज बजाज फाइनेंस का शेयर लगभग 6% गिर गया अपने हाई से, और एक दिन में 6% की गिरावट सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी गिरावट इस शेयर में आई क्यों। दोस्तों, इस गिरावट का मुख्य कारण है एक आरबीआई का सर्कुलर, या सर्कुलर नहीं, इसको कंसल्टेशन पेपर कहना ठीक रहेगा। आरबीआई कंसल्टेशन पेपर लेके आया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी किसको कहते हैं? जैसे आपने किसी को लोन दे दिया, उस व्यक्ति ने उस लोन में से कुछ पैसे इस्तेमाल किए और फिर उतने पैसे जमा कर दिए, तो आप इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइजेशन पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और बाद में जब वो क्रेडिट फैसिलिटी यूज नहीं कर रहा है तो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल तो रहेगी उनके लिए, पर उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आरबीआई ने बोला कि एनबीएफसी को रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी देने की परमिशन हम लोग हटाएंगे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ टर्म लोन टाइप में जितने लोन्स होते हैं, लाइक कंज्यूमर लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, या टर्म लोन नेचर के जितने भी लोन है वो ये लोग दे पाएंगे। अब गिरे सारे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बट बजाज फाइनेंस बहुत ज्यादा गिर गया। उसका मुख्य कारण ये था कि जो बजाज फाइनेंस का रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी में एक्सपोजर है, एक एस्टिमेट के हिसाब से 15 से 20% बताया जा रहा है। अगर एक बिजनेस का 20% हिस्सा स्टेक पे लग जाएगा तो उस बिजनेस का सेंटीमेंट खराब होना जाहिर सी बात है, और यही हुआ बजाज फाइनेंस के साथ। जैसे ये न्यूज आई वैसे ही इस कंपनी का सेंटीमेंट बिगड़ा, और शेयर होल्डर्स हैं उनमें शेयर बेचने की होड़ लग गई, और शेयर लगभग 6% नीचे आके बंद। अब देखना यह है कि इस शेयर में हमें करना क्या चाहिए। अगर कोई रेगुलेटरी इंप्लीकेशंस आ रहे हैं तो वो तो आएंगे ही। आरबीआई ने अगर सोचा है कि हम ये रूलिंग लेके आएंगे, अभी विंडोज ओपन करी है, एडवाइजरी विंडो ओपन करी है, और बाद में इसको नोटिफिकेशन के रूप में लेके आएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आरबीआई ये नोटिफिकेशन लेके आएगा ही आएगा। जब नोटिफिकेशन आरबीआई ये लेके आएगा तो हमें इस शेयर में क्या करना चाहिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस के 20% बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आएगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को और पूरे इशू को समझने के लिए हमें बजाज फाइनेंस के शेयर का डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा, जिससे हम समझ पाए कि बजाज फाइनेंस का बिजनेस प्लेस्ड कहां पर है, और इस रूलिंग की वजह से, इस नोटिफिकेशन की वजह से इस पे इम्पैक्ट कितना आएगा। अगर हमने शेयर ले रखा है तो हम क्या करें, अगर हमने शेयर नहीं ले रखा है तो इस गिरावट को एज ए अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @इट्स आशुतोष ठाकुर में। और आज हम इस वीडियो में बजाज फाइनेंस के शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हम वीडियो शुरू करें इससे पहले एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। इंडिया में अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो सेबी से भी करना है। ये वीडियो जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं। मैं इस वीडियो के कंटेंट को किसी भी तरीके से बाई या सेल रिकमेंडेशन ना समझें। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरे पास कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन देने का राइट नहीं है। इस वीडियो के कंटेंट से प्रभावित होकर के अगर कोई भी आप बाई या सेल करने का प्लान बनाते हैं तो प्लीज किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, और ये निश्चित करें कि वो एडवाइजर जो हो वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर ही हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं और मेरी फैमिली मेंबर्स ट्रेडिंग करते हैं। अभी हम लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर अवेलेबल नहीं है, बट आने वाले भविष्य में हो सकता है। इस बात का भी आप लोग पूरा पूरा ध्यान रखें। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप है 6,71,158 करोड़ का, और इस कंपनी का फेस वैल्यू है ₹1 की। इस शेयर का जो करंट प्राइस है वो ₹1078 का है, और इस शेयर का जो 52 वीक हाई है वो ₹1176 का है, और 52 वीक लो जो है वो ₹788। दोस्तों, इस शेयर का जो कोविड टाइम का लो है वो लगभग ₹202 का है। इस शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो ₹1176 का ही है। ये आज जहां से टंबल हुआ, जहां से गिरा, वो अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से ही गिरा। दोस्तों, एक बात समझने वाली है कि अगर कोई भी चीज अपने टॉप पे खड़ी है और वहां पर जरा सा भी कुछ भी नेगेटिव होगा तो बहुत ही तेजी से स्विफ्ट तरीके से फॉल करेगी। वही आज बजाज फाइनेंस पे हुआ। अगर ये कहीं बीच में खड़ा होता, 700, 800, 900 के प्राइस पे होता तो इतना टंबल नहीं हुआ होता। पर हालांकि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, तो ये नेगेटिव न्यूज आते के साथ ही 6-7% गिर गया। इसका जो ऑल टाइम लो है इस शेयर का वो 4.39 का है, इंसेप्शन के टाइम का जब ये लिस्ट हुआ था। बोनस स्प्लिट जितने भी आते हैं वो सब एडजस्टेड प्राइस है। अब दोस्तों, इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स जो है वो देख लेते हैं। रेशियोज, इस स्टॉक का जो पी है वो 33.06 का है, और इसका 5 ईयर का हिस्टोरिकल पी जो है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो जो है, वो 34.50 का है। इस कंपनी के सेक्टर का जो पी है 23.15 का है। इस नाते ये कंपनी महंगी हो जाती है। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये कंपनी हमेशा ही प्रीमियम कमांड करती है, क्योंकि इंडिया में जितनी भी एनबीएफसी हैं उनकी ये लीडर है, और इस स्टेटस की, इस क्वालिटी की एनबीएफसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यही कारण है कि ये प्रीमियम कमांड करती ही करती है। ये जो प्राइस टू बुक रेशियो जो है इस कंपनी का वो 6.28 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। पीईजी रेशियो इस कंपनी का देखिए कमाल का है। किसी भी एनबीएफसी कंपनी का पीईजी इतना अच्छा होगा नहीं। इसका पीईजी है 1.75 का। यही कारण है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रीमियम कमांड करती है,
और मार्केट इसको प्रीमियम देती है। इस कंपनी का आरओसी है वो 10.9% का और आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 18.2 का। इसका डिविडेंड यील्ड आधा % का है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ P&L कंपोनेंट्स। इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 17.8% का है और इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 17.50 का है। इसका हिस्टोरिकल सेल्स ग्रोथ का डाटा और प्रॉफिट ग्रोथ का भी डाटा देख लेते हैं। इस कंपनी का जो 10 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 27% की है। 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो 25% की है और 3 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो 26% की है। अब इसका जो 10 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 31% का है। 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ जो है 34% का है और 3 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 19% का है। इस सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के डाटा को देख करके आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये कंपनी इतने प्रीमियम पे क्यों ट्रेड करती है। अब दोस्तों इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी में अलाइन कैसे हैं। इसको देखने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि अगर इस कंपनी में कोई झटका आता है तो इसमें वीक हैंड्स कितने हैं जो निकल के भागेंगे और स्ट्रॉन्ग हैंड्स कितने हैं जो अपनी पोजीशंस को और मजबूत करें। इस कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 54.68% है। एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 20.20% की है। डीआईआई की होल्डिंग जो है वो 16.30 की है और रिटेल की होल्डिंग ना के बराबर है 8.64% की। अदर्स जो है 0.17-0.18% इन्वेस्टेड है। दोस्तों इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत स्ट्रांग है। ये कंपनी सारे म्यूचुअल फंड्स, सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में मिलेगी। इस कंपनी ने मल्टी फोल्ड और जनरेशनल रिटर्न बना के दिया। यही कारण है कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी को छोड़ते नहीं। अब इस कंपनी के कुछ हम टेक्निकल पैरामीटर्स स्टडी कर लेते हैं कि टेक्निकली ये कंपनी कैसे प्लेस्ड है। इसकी सपोर्ट की बात, पहले हम इसके मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाद में देखेंगे, पहले मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं। 6% की गिरावट होने के बाद भी ये स्टॉक अभी अपने 20 डेमा पे खड़ा है। इसका 20 डेमा है 1078 का, इसका 50 डेमा जो है 1024 का, 100 डेमा जो है वो 989 का और 200 डेमा जो है वो 965 का है। दोस्तों इतनी स्ट्रॉन्ग गिरावट होने के बावजूद भी इस शेयर ने अभी अपना 20 डेमा भी नहीं तोड़ा है। इतनी स्ट्रॉन्ग बुल रन में ये ट्रेड कर रहा है। जो इसका आरएसआई है इस कंपनी का वो 53.74 है जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। अब इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इस कंपनी की जो सपोर्ट है, अगर एक तो सपोर्ट यहीं पर है जहां पर ये खड़ा है 1078 का, अगर यहां से नीचे जाता है तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आएगी 1050। अगर ये वहां नहीं टिका तो इसकी बाद नेक्स्ट सपोर्ट आएगी 995। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगी 862 की और इसके बाद जो लास्ट सपोर्ट आएगी वो 790 की। वहां तक जाने की उम्मीद मुझे लगती नहीं है किसी भी सर्कमस्टेंस। अब रेजिस्टेंसेस की बात करें कि अगर इस शेयर यहाँ से मूव करेगा तो इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है जो कि उम्मीद है तो 1104, वहां से आगे चला तो 1141 और वहां से ऊपर चला तो अगेन ऑल टाइम हाई। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना तो ये समझना जरूरी होगा कि हमने इसकी परफॉर्मेंस देख लिया, टेक्निकल पैरामीटर्स देख लिए, फंडामेंटल्स देख लिए, पर ये समझना जरूरी होगा कि इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स। इस कंपनी में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो है कि कंपनी पिछले 5 सालों से, जैसे मैंने बताया, 34-35% के CAGR से ग्रो कर रही है। इसके बाद कंपनी ने बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पेमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है जो कि 18.8% का आता है। कंपनी का जो मीडियम सेल्स ग्रोथ है जो 10 साल का है वो 29.4%। नेगेटिव देख लेते हैं कि इस शेयर में नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है अपने 6 टाइम प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। बट मैंने आपको बताया कि ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की और इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाली कंपनी है कि प्रीमियम कमांड कर। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेट है वो लो है और कंपनी शायद इसी वजह से इंटरेस्ट कैपिटलाइज करती हो, शायद बैलेंस शीट में ऐसा कुछ मिला नहीं है। अब दोस्तों इस कंपनी के हम पीयर्स की बात कर लेते हैं कि इसके पीयर्स कैसे एस्टेब्लिश हैं। हम बोल तो रहे हैं कि ये सबसे अच्छी है, एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि क्या वाकई अच्छी है, एस्टेब्लिश्ड है, या सिर्फ हम कह रहे हैं। दोस्तों बजाज फाइनेंस का जो पी है 33 का है, 32.63 का है, 33 मान लीजिए, और आरओसी जो है 10.87%। राम फाइनेंस जो इसका इमीडिएट कंपटीटर है उसका पी जो है 23.22 का है, यानी कि ये सस्ता है उससे, और इसका आरओसी इससे अच्छा है 11.49%। चोलामंडलम फाइनेंस, इसका पी जो है 27.68 का है और आरओसी जो है 9.71 का है। मुथूट फाइनेंस, इसका पी है 10.22 का और इसका आरओसी है 15.77 का। एल&टी फाइनेंस जो है उसका पी है 23.92 का और उसका आरओसी है 8.4 का। इन सारी कंपनीज का आप डाटा रिव्यू करेंगे, बैलेंस शीट रिव्यू करेंगे तो एक चीज पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मुथूट फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो सस्ती है इससे और परफॉर्मेंस वाइज बेटर है। पर दोस्तों मुथूट फाइनेंस का जो बिजनेस सेगमेंट है वो अलग है, वो गोल्ड प्ले है। गोल्ड आज हाईली एस्केलेटेड है तो इस तरीके की परफॉर्मेंस दे रही है।
गोल्ड अगर स्लग करने लगेगा, गोल्ड का प्राइस अगर यहीं पर स्टे हो जाएगा, तो वो उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो। इसलिए दोस्तों बजाज फाइनेंस अपने पीयर्स में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाला और वेल प्लेस्ड एस्टेब्लिश्ड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो रूलिंग आई है, ये जो नोटिफिकेशन आएगा, इसका इम्पैक्ट इस बिजनेस पे क्या रहेगा। दोस्तों हायर साइड पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है इस कंपनी का जो बिजनेस है रिवॉल्विंग क्रेडिट का, वो 15 से 20%, बट दोस्तों 80% जो बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है। शॉर्ट टर्म में इस न्यूज का निगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा और थोड़े टाइम के लिए ये शेयर अंडर परफॉर्म करेगा या हो सकता है नीचे की तरफ भी जाए, पर दोस्तों इसकी ग्रोथ स्टोरी पे शक नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ के बारे में सोचना है, लॉन्ग टर्म प्लान करना है, तो इस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म प्लान करना है, तो प्लीज आप इसको फिलहाल छोड़ दें, फिलहाल इसको बाई ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं इस शेयर में क्या करता। दोस्तों अगर मैं इसमें इन्वेस्टेड होता तो मैं इसकी हर 5-7% की गिरावट पे एसआईपी करता और इस शेयर को होल्ड करके रखता, अगर मेरा होराइजन एटलीस्ट 1 से 3 साल का होता तब। अब बात आती है कि अगर मैं नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो क्या करूं। दोस्तों अब इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होगा। अभी इस न्यूज का पूरा इम्पैक्ट देख लें या इसको थोड़ा और नीचे आने दें। अगर ये शेयर 950 या 900 के आसपास आता है तो आप एसआईपी मोड में धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट में डर लगे तो एक 790 रुपए का जो इसका 788 रुपए 790 रुपए का जो इसका 52 वीक लो है, उसका एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए शेयर बाजार में कुछ भी गारंटेड नहीं होता, जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन होता है, एक कैलकुलेटेड एजम्पशन होता है। शेयर मार्केट जो गेम है वो प्रोबेबिलिटी का है, ये कमिटमेंट का नहीं है। तो इसलिए कुछ भी तय तौर पे नहीं कहा जा सकता, प्रॉफिट की गारंटी कहीं नहीं दी जा सकती, पर यह है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को एक्युमुलेट करते हैं तो ये शेयर कभी आपको नुकसान नहीं देगा, कभी आपको इसमें लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। और इस शेयर का नेचर है कि हर साल किसी ना किसी न्यूज की वजह से 10%, 15%, 20% करेक्ट होता है और इसके बाद वहां से फिर 40%, 50% इंक्रीज करता है। आप इसके चार्ट पे देखेंगे ये पैटर्न आपको दिखेगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो थोड़ा सा इसको और कूल ऑफ होने दें और जब ये अपने 50 डेमा के आसपास आए, यानी कि 950 900 के रेंज में आए, तो धीरे धीरे एसआईपी मोड में इसको खरीदना चालू करें और एकमुलेट करने के लॉन्ग टर्म के लिए रखें। अगर आपको डर लगे तो 790 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं दोबारा से अपना डिस्क्लेमर रिपीट करता हूं दोस्तों, मेरी इस वीडियो को प्लीज आप बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको कंसिडर करें। और अगर आप कोई भी बाय सेल करते हैं तो किसी सेबी रजिस्टर्ड आरए से सलाह लें और अपनी खुद की भी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च जरूर करें। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने शेयर ट्रेडर या इन्वेस्टर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप बजाज फाइनेंस के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यू, कोई भी नॉलेज इस वीडियो से मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मैं नॉलेजेबल वीडियो जब मैं बनाता हूं या डिटेल एनालिसिस की जो वीडियो मैं जनरेट करता हूं, वो आप लोगों तक या आपके साथियों तक समय पे पहुंच पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसी तरीके की डिटेल एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।